हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए बेटा, ये जो चैप्टर्स है ये हमने यहाँ तक कर लिया था। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। कि उन्होंने कहा कि पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, क्योंकि सर्दी वास्तव में ही अधिक थी। सामने मच्छिया का अर्थ होता है बेटा कि जो छोटी खटिया होती है उसको मच्छिया बोलते हैं। देखिए, आप साथ साथ इसको वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, नहीं फिर नोट कर लेना। आगे देखिए कि सामने मच्छिया यानी छोटी खटिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने। पहले बेटा खादी के कपड़े यूज़ करते थे, ठीक है। तो खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। दादी कैसी साड़ी पहने हुए बैठी थी? सफ़ेद खादी की साड़ी पहने हुए बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, जग सफ़ेद समेल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। इन दादी के बाल कैसे थे? बिल्कुल सफ़ेद, हल्के फुल्के बाल थे। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता था, यानी दादी के बाल बिल्कुल ही सफ़ेद थे, एक भी काला बाल नहीं था, चाहे कितना ही ध्यान से देख लो। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही थी। दादी उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे थे। यानी दादी के जो बाल थे, दादी नहाई धोई और दादी जी ने सिर धोया हुआ था और उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, बिल्कुल रुई जैसे सफ़ेद थे, एक बाल भी काला नहीं था। अब दादी जी के सामने क्या रखे हुए थे? केले के कुछ पत्ते कतार में जो होता है पंक्ति में रखे हुए थे, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि छोटे छोटे ढेर पड़े हुए थे। दादी के सामने केले के कुछ पत्ते रखे हुए थे, पंक्ति में एक लाइन में रखे हुए थे, जिस पर कुछ तिल और गुड़, चावल आदि ढेर पड़े हुए थे, छोटे छोटे ढेर में रखे हुए थे। क्या क्या सामान रखा हुआ था? तिल रखे हुए थे, गुड़ रखा हुआ था और चावल रखे हुए थे। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया था। यानी हमें उन सभी चीज़ों को बारी बारी से छूने के लिए और प्रणाम करने के लिए कहा गया था। अब सबने ऐसा कर, क्योंकि हर जगह अपनी अपनी रिवाज होती है, उसको हमें फॉलो करना होता है। तो आगे देखिए बेटा, जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। यानी सबने, जब हमने बारी बारी उसको छू लिया तो उन सभी चीज़ों को, पहले तो उसके ढेर पड़े हुए थे, और जब सबने छू लिया तो उसको इकट्ठा करके दान देने के लिए दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसने वाली हैं, यानी आज तो अप्पी दीदिया जो है, दीदी का नाम है अप्पी, वो बुरी फंसने वाली है, क्योंकि न तो चूड़ा दही ही उसे पसंद है और न ही खिचड़ी, क्योंकि आज तो खाने में क्या बनने वाला है? खिचड़ी और चूड़ा दही। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, और आज तो फरमाइशी नाश्ता यानी जो उसको अच्छा लगता है वो नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, यानी जो त्यौहार जो था खिचड़ी का, वो था कि आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए हुए तिल और गुड़ और चीनी के तिलकुट से बड़े चाव से खाया। खाते खाते सोच ही रही थी, यानी पहले खिचड़ी खाने का सुगुन था, उसके बाद उनको गया से आए हुए जो तिल थे उनको खाना था। और खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। यानी ये खिचड़ी का जो त्यौहार है जो हम मना रहे हैं, ये कितनी अलग है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। यानी स्कूल में भी जो खिचड़ी बनती थी, वो खाते खाते सोच ही रहे थे कि स्कूल में जो खिचड़ी बनती थी उसका अलग ही टेस्ट हुआ करता था, यानी मनाने का जो तरीका होता था वो अलग ही होती थी, उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, फिर टापू पर बाल में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। यानी अब वो स्कूल में पहुंच गई और कह रही कि स्कूल में जो मनाते थे वो बड़े ही हुड़दंग के साथ मनाते थे। गंगा नदी की सैर करते थे, बालू रेत में दौड़ते, पतंग उड़ाते, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहाँ थोड़ी दूर पर गुरुजी विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर कढ़ाओ में खिचड़ी बनाते थे। यानी गुरुजी का नाम बताया गया कि विमला, जिद्दा, आनंद जी, झिलमिट मिलजुल कर भैया सब मिलजुल कर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े कढ़ाई में खिचड़ी बनाते थे, और हम बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका
देते हुए मटर और प्याज, यानी हम क्या करते थे बीच बीच में अपनी पतंग को सुस्ताने के लिए, यानी थोड़ा सा आराम दिलवाने के लिए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे, यानी हम भी उनकी हेल्प करते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली कि वो उस खिचड़ी में जो टेस्ट था वो खिचड़ी हमें दोबारा खाने का मौका नहीं मिला। वाकई ढंग कैसा भी हो पर ये खुशियों का त्यौहार है, यानी ढंग कैसा भी हो, बनाने का तरीका कैसा भी हो, लेकिन ये त्यौहार जो है वो खुशियों का है। यानी लोगों का ढंग बदल जाता है बनाने का, कोई मीठी बनाता है, कोई नमकीन बनाता है ना। पहले चूल्हे पे बनाते थे, अब गैस पे बनाने लग गए लोग, लेकिन ये खुशियों का त्यौहार है। आगे देखिए बेटा, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। यानी समय दिया गया है कि जनवरी माह के मध्य में, जनवरी जो अपना पहला मंथ जो है, जनवरी का महीना, देखो ठंड होती है उस महीने में, और उसके मध्य में यानी बीच में भारत के लगभग सभी प्रांतों में यह त्यौहार, फसल से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार जरूर मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी में बांटता है, यानी कोई तो फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, और तो कुछ लोग इस उम्मीद से खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। यानी कोई तो खुशियों का त्यौहार, कोई तो फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, और कुछ लोग इस उम्मीद से खुश होते हैं कि अब पाला कम हो गया। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि अब ठंड कम होगी, क्योंकि जनवरी में आते आते ठंड जो होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है जनवरी मध्य में, ठीक है, यानी जनवरी के लास्ट तक। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी, यानी जब सूरज तपेगा तभी तो खेती जो है वो पककर तैयार होगी और वो फसल तैयार होकर कटने के लिए आगे बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों में अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। यानी जो खिचड़ी का जो त्यौहार है उसमें सब लोग पैदावार को अपने घर में आने के लिए खुशी का इजहार करते हैं। अब देखो बेटा, अलग अलग प्रांतों में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू के रूप में। देखिए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में यह मकर संक्रांति को मनाया जाता है, यह त्यौहार, ठीक है, या तिल संक्रांत बोलते हैं उसको। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार है। इन्हें जनवरी से मध्य में अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता। झारखंड में सरहुल बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है कि इन्हें जनवरी के मध्य और अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है, क्योंकि हर देश में, हर जो होता है प्रांत में ये त्यौहार जो है वो अलग अलग समय पर मनाया जाता है, और टाइम पीरियड भी दिया गया है इसका, कब कब, जनवरी से अप्रैल तक मनाया जाता है, यानी अलग अलग समय मनाया जाता है। देखिए, उनके नाम दिए गए हैं, इनको आप हाईलाइट करो कि झारखंड में यह सरहुल के रूप में मनाया जाता है, गुजरात में पतंग का पर्व भी कहते हैं इसे, तमिलनाडु में पोंगल, ठीक है, अलग अलग, असम में बिहू, केरल में ओणम, इनके अलग अलग नाम दिए गए बेटा। झारखंड में सरहुल बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है, 4 दिन तक इसका जश्न चलता है, यानी झारखंड में जो यह त्यौहार है वो 4 दिन तक मनाया जाता है और इसका जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इस मार्च अप्रैल में मनाते हैं। यानी संथाल लोग हैं वो इसे फरवरी मार्च में मनाते हैं, और ओराव लोग हैं इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है, ठीक है, यानी किसके पेड़ की पूजा की जाती है? साल के पेड़ की पूजा की जाती है सरहुल के दिन। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। यानी सरहुल के दिन ही ये साल के पेड़ की पूजा की जाती है और साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों ही ढोल मंजीरे के साथ इस लेकर रात भर नाचते गाते हैं, और चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों पर
जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते कुरीने की बहारें और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग पंक्ति में कमरे में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। यानी जो लोग हैं वो छोटी छोटी घाटियाँ चारों ओर फैली हुई जो है उनमें जो साल के वृक्ष है वहीं पर आसपास बसे जो छोटे छोटे गांव है लिपे पुते करीनों से, यानी जो कच्चे जो मकान हैं लिपे पुते से हैं, वही वो लोग बाहर निकलकर एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर और नृत्य करते हैं, यानी नाचते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं, यानी सभी घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदा का अर्थ होता है कि जैसे चंदा मांगते हैं उसमें अनाज भी हो सकता है और आपके कुछ लोग पैसे भी दे देते हैं तो वो चंदा मांगते हैं। पर चंदे से मालूम है क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री, यानी वहाँ पर चंदे में क्या क्या मांगते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। हर जगह अपनी अपनी अलग अलग प्रथा है, तो कह रहे हैं कि वो चंदे में मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने खेलों का दौर, यानी उसी चंदा से फिर वो खाने पीने के दौर चलते हैं। और तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। ठीक है, लोग कानों में क्या पहनते हैं तीसरे दिन पूजा के बाद? सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। यानी लोग जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है 3 दिन तक ये पूजा अर्चना करके कानों में सुरई का फूल होता है और इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है, यानी जिस धान की पूजा की जाती है उस धान को अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यानी मकर संक्रांति का जो त्यौहार है, फसलों से जुड़ा जो त्यौहार है वो पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, देखिए खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुँचती, यानी खरीफ की जो फसल है चावल, अरहर आदि सभी अपनी कटकर घरों में पहुँचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं, यानी चावलों को कूटकर निकाला जाता है। हर घर में मिट्टी का नया मटका आता है, लाया जाता है। ठीक है, कि इस दिन जब चावल की जो फसल आती है घर में, तो हर घर में हर घर में मिट्टी का घड़ा लाया जाता है। मिट्टी का जो घड़ा बोल दो, मटका बोल दो उसको, जिसमें नई चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। देखिए उसको पकाने के लिए किस में रख देते हैं? धूप में रख देते हैं, जिसमें क्या क्या डालते हैं? नए चावल, जो घर में फसल आती है वो चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रखा जाता है। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यानी हल्दी जो होती है वो शुभ मानी जाती है, उसके मुंह को, मटके का जो मुंह है, साबुत हल्दी जो होती है उसके मुंह पर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। यानी जो धूप होती है उसमें वह 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल पोंगल, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के सवर सुनाई देते। यानी सब लोग कैसे बोलते हैं? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, और खिचड़ी में उफान आ गया ऐसे बोलते। ये वहाँ की रिवाज है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। कि गुजरात में तो क्या करते हैं, सभी लोग पतंगे उड़ाते हैं और उसी का जश्न मनाया जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार के, रूप, रंग के चारों ओर क्या दिखाई देंगे? पतंग ही पतंग दिखाई देंगे। पतंग आकाश में लहराते हुए मिलेंगी। कहाँ पर? गुजरात में। प्रत्येक पतंग उड़ाते हुए दिखाई देंगे। प्रत्येक गुजराती, चाहे वे किसी भी धर्म का हो या जाति का हो या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। यानी उस दिन इतने पतंग उड़ाए जाते हैं कि सूरज भी ढक जाता है। आगे देखिए बेटा, कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। यानी जो क्वेश्चन आपको लगे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लिया करो बेटा। ठीक है, कि कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं और
जैसे डमरू, तलवार, दाडिम का फूल। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है, यानी कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं, यानी आटे में गुड़ को मिलाकर उसको तैयार किया जाता है, मीठा पकवान बन जाएगा वो। और उन पकवान को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, यानी किसी का डमरू बना दिया, किसी का तलवार बना दिया, किसी को दाडिम का फूल बना दिया, और उसको तलने के बाद वो उसी आकार में तले जाते हैं। और फिर उसकी एक माला पिरोई जाती है, और माला के बीच में भी कई चीज़ें दी जाती है, जैसे माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं, यानी बच्चे बड़े इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, वो बड़े ही उत्साह के साथ इस काम को करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है, और बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, यानी वो माला बच्चों को दी जाती है। और बहुत ठंड के कारण, जब ज़्यादा ठंड होती है तो पक्षी जो होती है वो पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला के से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, यानी ये माला लेकर बच्चे जाते हैं पहाड़ों की तरफ और वो गाते हैं, पक्षियों को पकवान तोड़ तोड़ कर खिलाते हैं। और क्या गाते हैं? कोवा आओ घुघुत आओ, ले कोवा बड़ाऊ, मैं के दे जा सोने का घड़ऊ, खा ले पूरी, मैं के दे जा सोने की छुरी। यानी कौवे को बुला रहे हैं कि कोवा आओ घुघुत आओ। कौओं को बुला रही है वो कि ले जाओ, इनको ले जाओ, ये जो हमने बनाया है। मैं के दे जा सोने का घड़ा, और मुझे सोने का घड़ा दे जाओ। खा ले पूरी, कि पूरी खा ले, मैं के दे जा सोने की छुरी, कि मुझे सोने की छुरी दे जाओ और तुम इनको ले जाओ। ये बच्चे गाना गाते हैं। आगे देखिए, इसके साथ ही जिस चीज़ का कामना हो वो मांगते हैं, इसके साथ ही वो जिस चीज़ की उनको कामना होती है, यानी जो उनकी इच्छा होती है वो मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति मनाने के, कि है ना सबके अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति बनाने के, अलग अलग प्रांत में इनके अलग अलग अंदाज हैं। कहीं दूध और चावल की गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी का बनता है। कई लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है, तो लोग ठंड में ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी से कम एक डुबकी तो ज़रूर ही लगाएंगे। कि ठंड में कहीं पर नदी में नहाने का रिवाज है कि कितनी भी ठंड हो लेकिन एक डुबकी तो ज़रूर ही लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है, यानी तिल रखने का अर्थ होता है कि बिल्कुल बहुत ही भारी भीड़ रहती है। तिल से यह याद आया कि मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना भी, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। यानी मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना, आग में तिल डालना और तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी पोंगल, मकर संक्रांति या और कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग ढंग से मनाते हैं। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि कई बार आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस त्यौहार को एक ही इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो भी अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, और एक्सरसाइज जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।